हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, एनपीएस हो या ओपीएस हो या फिर इनकम टैक्स हो या फिर अन्य कोई फाइनेंशियल मैटर है, इससे संबंधित जानकारियां समय समय पर मेरे चैनल आपको उपलब्ध कराता रहता है। दोस्तों, फिर भी आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। साथियों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गृहस्थी के बारे में। गृहस्थी क्या होती है? मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस कर्मचारी, जिसे हम न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, के लिए गृहस्थी के क्या प्रावधान हैं तथा डेथ गृहस्थी के लिए क्या नियम हैं। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में गृहस्थी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और गृहस्थी के ऊपर टैक्स के क्या नियम हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहले हम चर्चा करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से एक्सिस्टेंस में आया है। तो इस एम्प्लॉयज के लिए गृहस्थी के क्या प्रावधान हैं। साथियों, 7वें पे कमीशन के दौरान केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से एनपीएस कर्मचारियों के लिए गृहस्थी को अलाउ कर दिया है। साथियों, गृहस्थी दो तरीके की होती है, एक पेंशन गृहस्थी तथा दूसरी डेथ गृहस्थी। दोनों ही पेंशन गृहस्थी को न्यू पेंशन स्कीम के लिए प्रावधान किए हैं। दोस्तों, इससे पहले एनपीएस कर्मचारियों के लिए प्रावधान नहीं थे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए इस नोटिफिकेशन के जरिए शामिल किया गया है वो नोटिफिकेशन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 अगस्त 2016 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से जो रिटायरमेंट गृहस्थी है, जो डेथ गृहस्थी है, उसके जो बेनिफिट्स हैं को एनपीएस एम्प्लॉयज के लिए एक्सटेंड किए थे। उसी से संबंधित ये मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस मेमोरेंडम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहाँ आप पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे कि जो रिटायरमेंट गृहस्थी है या फिर डेथ गृहस्थी है को एनपीएस कर्मचारियों के लिए कवर किया गया है, जो कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 के अंतर्गत आते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं गृहस्थी की लिमिट के बारे में। 7th पे कमीशन से पहले डेथ कम रिटायरमेंट गृहस्थी की लिमिट 10 लाख रुपए तक थी। उसमें भी रिटायरमेंट गृहस्थी की लिमिट 5 लाख रुपए तक थी। 2018 से सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। ये जो लिमिट है पेंशन गृहस्थी हो या फिर डेथ गृहस्थी हो, दोनों केसों में लागू होती है। तो आइए हम देखते हैं जो रिटायरमेंट गृहस्थी है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये आप जो पोर्टल देख रहे हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेंशनर्स पोर्टल बनाया हुआ है। ये रिटायरमेंट से संबंधित मैटर है, उनके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिटायरमेंट गृहस्थी और डेथ गृहस्थी है का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। साथियों, रिटायरमेंट गृहस्थी के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कम से कम 5 साल होनी चाहिए। यदि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 5 साल से कम है तो आप रिटायरमेंट गृहस्थी के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप 5 साल या 5 साल से ज़्यादा सर्विस करते हैं तो आप रिटायरमेंट गृहस्थी के लिए एलिजिबल होंगे। अब साथियों, जो रिटायरमेंट गृहस्थी है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है। इसको हम देखेंगे जो रिटायरमेंट गृहस्थी है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ 1/4 ऑफ ए मंथ्स बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस ड्राउन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो दिया गया है, जो आपकी बेसिक पे है प्लस डीएनएस अलाउंस है, उसका पहले सम किया जाता है, यानी योग किया जाता है। उसके बाद उसका हम 1/4 करते हैं। इसके उपरांत हमारी जो सर्विस है उसमें 6 मंथली कितने पीरियड है, यानी आपकी 20 साल सर्विस है तो एक साल में 2 6 मंथ पीरियड होते हैं, तो टोटल यानी 40 6 मंथ पीरियड हो गए। यानी जो आपकी सर्विस है उसके उस सर्विस के दौरान कितने 6 मंथ पीरियड बन रहे हैं उसका हम गुणा कर देते हैं। यानी बेसिक प्लस डीए का योग, उसके बाद 1/4 का गुणा करते हैं, उसके बाद जो 6 मंथ पीरियड है उसका गुणा करते हैं। इस प्रकार से हमारी रिटायरमेंट गृहस्थी की कैलकुलेशन हो जाती है। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात एक जो है वो ये है कि आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 33 साल तक ही आपको गृहस्थी दी जाएगी, या फिर आपका जो बेसिक प्लस डीए का 16.5 गुना ही गृहस्थी के रूप में प्राप्त होगी। यानी इसमें आपकी लिमिट भी दी गई है कि अधिकतम आपको गृहस्थी कितनी प्राप्त होगी, तो अधिकतम आप 20 लाख रुपए ही प्राप्त कर सकेंगे गृहस्थी के रूप में। चाहे आपकी वो 25 लाख बने या 24 लाख बने या फिर 21 लाख बने, चाहे
कितनी बने, इससे अगर 20 लाख से ज़्यादा बन रही है तो आपको अधिकतम 20 लाख ही ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त होंगे। तो साथियों अब हम डेथ ग्रेच्युटी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथियों ये एक 4 अगस्त 2016 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें ग्रेच्युटी से संबंधित नियम बताए गए हैं कि डेथ ग्रेच्युटी के लिए वो किस प्रकार लागू होती है, क्या कैलकुलेशन है, उसके बारे में बताया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देखते हैं डेथ ग्रेच्युटी के जो कैलकुलेशन के क्या नियम है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो ये रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ग्रेच्युटी यानी डेथ ग्रेच्युटी के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखेंगे लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस यानी इसका इधर डिटेल दिया गया है, और रेट ऑफ डेथ ग्रेच्युटी यानी जो रेट होगा वो किस प्रकार से अप्लाई होगा। इसमें आप फर्स्ट वाले कॉलम में देख रहे हैं लेस देन 1 ईयर यानी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस ये डेथ ग्रेच्युटी के संदर्भ में है। यदि आपकी सर्विस 1 वर्ष से कम है तो इसमें आपको जो मंथली एमोलमेंट है यानी बेसिक प्लस डीए का जो सम आएगा उसका आपको 2 गुना दिया जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ मंथली एमोलमेंट्स आपको प्राप्त होगा यदि आपकी सर्विस 1 साल से कम है। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है यदि आपकी सर्विस 1 साल से अधिक और 5 साल से कम है तो इसमें आपको 6 टाइम ऑफ मंथली एमोलमेंट यानी जो मंथली एमोलमेंट हो उसका 6 गुना धनराशि आपको ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त होगी। थर्ड पॉइंट में बताया गया है यदि आपने 5 साल से अधिक सर्विस की है परंतु वह 11 साल से कम है तो इसमें आपको जो मंथली एमोलमेंट है उसका 12 गुना ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ नीचे देखिए आप फोर्थ पॉइंट में बताया गया है जो आपकी यदि आपने 11 वर्ष से अधिक सर्विस की है परंतु आपने 20 वर्ष से कम सर्विस की है तो उसमें आपको जो मंथली एमोलमेंट है उसका आपको 20 गुना प्राप्त होगा यानी 20 टाइम्स ऑफ मंथली एमोलमेंट्स। अब आप जो लास्ट पॉइंट में देख रहे हैं अगर यदि आपने सर्विस 20 साल से अधिक की है तो आपको इसमें जो ग्रेच्युटी प्राप्त होगी तो इसमें आपको जो 6 मंथ के कितने पीरियड हैं इस बात पर निर्भर करता है। इसमें आपको अधिकतम एमोलमेंट्स का 33 गुना ही अधिकतम प्राप्त होगा, यानी आपने 20 साल से अधिक ज़्यादा सर्विस की है तो आपका जो एमोलमेंट्स है उसका 33 गुना धनराशि आपको ग्रेच्युटी के रूप में डेथ ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त होगी। तो साथियों आपने देखा इस तरीके से डेथ ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे कि जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है या फिर डेथ ग्रेच्युटी है की गणना किस प्रकार से की जाएगी। टोटल कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी यानी मान लिया मैंने एग्जाम्पल में किसी कर्मी की लास्ट बेसिक पे 60,000 रुपये है और वर्तमान में जो डीए आपका रेट चल रहा है वो 34% चल रहा है तो आप डीए का मतलब जो बेसिक पे का 34% निकालेंगे तो आपका 20,400 रुपये डीए बनेगा। तो इसका हम टोटल करेंगे तो ये 80,400 रुपये हो गए, यानी टोटल एमोलमेंट्स आपका कितना हो गया 80,400। अब टोटल सर्विस इन ईयर यानी आपकी सर्विस टोटल आपने की है तो मान लिया यहाँ पर कर्मी ने 30 साल सर्विस की है तो इसके बाद हमें बनाने पड़ेंगे 6 मंथ पीरियड कितने बन रहे हैं, यानी जो आपकी सर्विस की है उसमें आपके 6 मंथ पीरियड कितने बन रहे हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं 30 साल हैं यानी 1 साल में 6 मंथ के 2 पीरियड होते हैं तो 30 साल में कितने दुगने हो जाएंगे यानी 30 दूनी 60, यानी आपके जो हाल्फ्स जो बन रहे हैं क्वालिफाइंग सर्विस के वो 60 बन रहे हैं। अब हम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन करेंगे किस प्रकार होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं फॉर्मूला कि बेसिक पे प्लस डीए इंटू 1/4 इंटू टोटल हाल्फ्स, यानी आपका बेसिक पे प्लस डी आपका कितना है 80,400 जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है 80,400 इंटू 1/4 इंटू 60, यानी हाल्फ्स कितने थे आपके टोटल वो 60 थे यहाँ पर हमने निकाले थे। अब हम जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 12,06,000 जो आपकी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बन रही है तो वो कितनी बन रही है 12,06,000 रुपये। अब हम इसी प्रकार से डेथ ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन से करेंगे तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें जो बेसिक पे है प्लस डी है इंटू 1/2, वहाँ पर जो आप रिटायरमेंट ग्रेच्युटी थी उसमें 1/4 था, इसमें 1/2 है। तो आप देख रहे हैं बेसिक पे प्लस डी ए इंटू 1/2 इंटू टोटल हाल्फ्स, यानी आपका बेसिक पे प्लस डी आपका 80,400 हो गया और इंटू 1/2 इंटू 60, यानी टोटल हाफ आपके 60 है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपकी ये डेथ ग्रेच्युटी के रूप में अमाउंट निकल के आता है 24,12,000। परंतु जो रूल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना रखा है कि आपको अधिकतम ग्रेच्युटी कितनी प्राप्त होगी, तो इस केस में आपको अधिकतम 20 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर आपकी 24 लाख बनी है लेकिन नियम के कारण आपको अधिकतम 20 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों किस प्रकार से रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की गणना की जाती है ये हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है और डेथ ग्रेच्युटी की गणना करनी है, उसमें
आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंथली एनरोलमेंट और हाल ऑफ द ईयर जो हमारी सर्विस की है उसमें कितने हाफ ईयर्स पीरियड हैं, उनकी कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, एनरोलमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम करेंगे जो हाल्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी टोटल हाल्स मार्क कैसे निकालते हैं हम, यानी 6 मंथ पीरियड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यानी किसी कर्मी ने टोटल सर्विस की है 30 ईयर्स 9 मंथ 10 डेज, यानी टोटल सर्विस कितनी है 30 ईयर्स 9 मंथ 10 डेज। तो अब हम यहाँ पर जो 6 मंथ पीरियड है यानी हाल्स ऑफ सर्विस है उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 30 ईयर्स में हमारे जो 6 मंथ पीरियड होंगे वो हमारे 60 हो जाएंगे, क्योंकि आपके एक वर्ष में 6 मंथ के जो पीरियड होते हैं वो आपके 2 होते हैं, तो आप उसका 30 का दुगना करेंगे 60 हो जाएंगे यहाँ पर। अब 6 मंथ का पीरियड यानी 9 और 10 डेज है, तो हमने 6 मंथ का एक पीरियड इसमें से निकाल दिया, तो 6 मंथ का पीरियड हमारा 1 हो जाएगा। अब बचा कितना टाइम 3 मंथ 10 डेज। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है यदि 3 मंथ या 3 मंथ से ज़्यादा है आपका टाइम सर्विस का तो उसको आप एक 6 मंथ पीरियड में गिना जाएगा, परंतु यही टाइम आपका 3 मंथ से कम है तो इसे हम 6 मंथ पीरियड में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 मंथ से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 6 मंथ जो 6 मंथ का पीरियड होते हैं उसमें हम काउंट करेंगे, यानी एक हाल्फ ये हो गया और एक ये हो गया और 60 ये हो गए, टोटल हम काउंट करेंगे। तो यहाँ टोटल हाल्फ आपके क्वालिफाइंग सर्विस के लिए हो जाएंगे 62। तो इस प्रकार से हम ये जो हाल्फ निकाल लिए इसी के माध्यम से हम ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल्फ्स की कैलकुलेशन होने के बाद हम इन्हीं हाल्फ्स की मदद से ग्रेजुएटी की गणना करते हैं। साथियों हमने देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम के कर्मियों के लिए ग्रेजुएटी के क्या प्रावधान हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों ग्रेजुएटी से संबंधित या फिर एनपीएस या ओपीएस से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों ऐसी ही किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो आपको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस पर हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।